गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज हिंदी की इस कक्षा को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा चैनल है वीडी संस्कृत ज्ञान गंगा। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों के हिंदी विषय के अध्ययन में सहयोग करना, हिंदी और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। इसका उद्देश्य यह है कि लोग हिंदी और संस्कृत को अपनाएं। तो आज हम लोग अपनी इस कक्षा को विधिवत रूप से प्रारंभ करते हैं और यह कह सकते हैं कि जो नए प्रतिभागी हैं, जो आज तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं शामिल हुए हैं और उसमें यदि हिंदी एक भाषा के रूप में है तो वे जीरो से प्रारंभ कर सकते हैं। आज मैं शुरू से इस भाषा के अध्ययन से आपको जोड़ रहा हूं और आप लोग इसका अध्ययन करें। देखिए, किसी भी भाषा का हम यदि अध्ययन करने चल रहे हैं तो सर्वप्रथम हम जानें कि भाषा क्या है, भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों हुई, क्या बिना भाषा के काम नहीं चल सकता था। तो आज हम एक परिचय देंगे, भाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है। इसके बाद हम हिंदी भाषा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। यह भाषा ही है जो मनुष्य को अन्य जीवों से इतर करती है, अलग करती है। भाषा ही एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करता है। इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उनमें केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बोलकर अपने भावों और विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में समर्थ है। यद्यपि तोता, मैना इत्यादि पक्षी हैं जिन्हें सिखाने पर वे मनुष्यों की तरह बोलते हैं, केवल वे कुछ वाक्यों को बोल सकते हैं, अपने भाव और विचारों को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जीवधारी है जो अपने भाव और विचारों को पूरी तरह से बोलकर प्रकट कर सकता है। और यही गुण मनुष्य को ईश्वर ने दिया है और इसी के कारण मनुष्य अन्य जीवधारियों से अलग है। भाषा के लिए सामान्यतः दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है वाणी, यानी मुंह से उच्चरित होने वाली ध्वनियां, दूसरा है अर्थ। देखिए, यदि हम जो मुंह से ध्वनियों को उच्चरित कर रहे हैं उनका कोई अर्थ नहीं होगा तो फिर उन ध्वनियों का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि हम चाय चाय काय काय करके कुछ ध्वनियां उच्चरित कर दें, किसी से पूछे इसका अर्थ समझ में आए तो क्या बताएगा? कुछ नहीं बताएगा। या कोई भी निरर्थक ध्वनि उत्पन्न कर दें, उससे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से भाषा में जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं और फिर व्यक्ति उस वाक्य को सुनता है, समझता है, फिर उसके अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे मैं कहा, किसी को आदेश किया कि सफेद गाय को यहां लाओ, तो मुंह से निकलने वाली ये ध्वनियां ही हैं, सफेद गाय यहां लाओ। तो इन ध्वनियों को जब अगला व्यक्ति सुनता है तो वह वहां उपस्थित समस्त गायों में से सफेद गाय को ही पास में लेकर आता है। देखिए, भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है और आज हम लोग केवल बड़ा सूक्ष्म अध्ययन करेंगे
और उतनी ही चीज़ों का अध्ययन करेंगे जितना हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। अन्यथा हम अध्ययन करेंगे इतना लंबा हो जाएगा कि हम उसी में ही व्यस्त हो जाएंगे। तो भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। यह मुख्य बिंदु है। देखिए, सामान्यतः हम बिना बोले संकेतों के माध्यम से भी अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे किसी को हमें चुप कराना हो तो हम संकेत के माध्यम से मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत कर सकते हैं। मानिए किसी मंच पर जाकर हमें भाषण देना हो तो वहां हम संकेतों के माध्यम से भाषण नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा के लिए वाणी यानी बोलने की क्षमता आवश्यक है, और जो हम बोल रहे हैं, जिन ध्वनियों को उच्चारित कर रहे हैं, उनका अर्थ भी होना आवश्यक है। अब आगे चलते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है। देखिए, भाषा की परिभाषा भाषा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। केवल आप एक कॉमन परिभाषा जानिए, समझिए। भाषा भाव और विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। यानी भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव और विचारों को ग्रहण करता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि भाषा एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है? कम्युनिकेशन का माध्यम है, भाव और विचारों के अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। ठीक, समझ में आई बातें? अब आते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। देखिए, सांकेतिक को यहां भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। कारण क्या है? संकेतों के माध्यम से हम अपने भाव और विचारों को तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। पूरी तरह से हम संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाषा के रूप की यदि चर्चा किया जाए कि भाषा के कितने रूप हैं, तो मौखिक और लिखित। अब मौखिक क्या है? अरे भाई, जब हम बोलकर अपने मन के भावों और विचारों को किसी के समक्ष रखते हैं तो यह मौखिक भाषा है। और लिखित क्या है? जब हम लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो यह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और कोई व्यक्ति सुनकर उसके भावों को ग्रहण करता है तो वही भाषा मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करते हैं और कोई व्यक्ति उसे पढ़कर उसके भावों को ग्रहण करता है तो यह लिखित भाषा है। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हैं। और व्यवहारिक जीवन में लगभग 99% हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सुबह से शाम तक मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। व्यवहारिक जीवन में लिखित भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं।
यानी कहा जाए तो 99% हम लोग व्यवहारिक जीवन में लिखित भाषा का मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। 99% हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। केवल 1% ही ऐसा अवसर आता होगा कि जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न हो सकता है कि जीवन में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग होता है, मौखिक या लिखित? तो मौखिक भाषा का हम सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है। आइए अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। देखिए मौखिक, अब प्रश्न यदि आपसे किया जाए कि पहले मौखिक भाषा आई कि लिखित भाषा आई, किस भाषा का प्रयोग सबसे पहले इंसान ने करना शुरू किया, तो देखिए जब इस पृथ्वी पर ऐसा भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि जब मानव जाति का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ तो लोग पहले तो संकेतों के माध्यम से अपने भाव विचार को प्रकट करते थे, फिर धीरे धीरे बोलना सीखे। तो इस तरह से सबसे पहले कौन सी भाषा आई, तो मौखिक भाषा आई। सबसे पहले कौन सी भाषा आई, मौखिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले उद्भाव किसका हुआ, मौखिक भाषा का हुआ। उसके बाद लोगों को लगा कि जो हम बोल रहे हैं उसे लिखकर सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, कुछ व्यवस्था की गई और उसके माध्यम से लोग मौखिक भाषा को लिखित रूप में सुरक्षित रखने लगे। अब मौखिक भाषा को लिखित रूप में सुरक्षित रखने का जो विधि विधान है उसी को व्याकरण कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मौखिक और लिखित इन दोनों भाषाओं में से किस भाषा का उद्भव सबसे पहले हुआ, तो वह मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा के बाद लिखित भाषा का विकास हुआ। देखिए यहां छोटी छोटी चीजें हैं, उसे आप जान लीजिए, समझ लीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौखिक भाषा का विकास सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद लिखित भाषा आई। आप व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे बहुत से इंसान आपको ऐसे मिले हैं जो पढ़े लिखे मिलेंगे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि मौखिक भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना ही आवश्यक है। व्यक्ति जब किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो धीरे धीरे जब वह बाल्यावस्था में ही अपने घर के लोगों को बातचीत करते हुए सुनता है तो धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है। उसे बोलना सीखने के लिए किसी पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो परिवार से ही बोलना सीख लेता है। जब कोई बच्चा विद्यालय जाता है उस समय वह बोलने में समर्थ रहता है। इसीलिए आजकल देखिए जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वहाँ इसीलिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी में ही बातचीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि हर समय अंग्रेजी में ही बोलें। देखिए जिस भाषा का प्रयोग हम अपने जीवन में सर्वाधिक करते हैं वही भाषा हमारी समृद्ध भाषा बनती है। इसलिए हमें यदि कोई बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है या आपके घर में कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाला है, आप चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा उसकी समृद्ध हो, तो उसे अंग्रेजी में ही कम्युनिकेशन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। या हिंदी में यदि आप चाहते हैं कि हिंदी भाषा हमारी समृद्ध बने तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप शुद्ध परिष्कृत परमार्जित हिंदी का सदैव प्रयोग करें। धीरे धीरे जब उस भाषा को आप प्रयोग में लाते हैं तो वह भाषा स्वयं परिष्कृत होती चली जाती है। आइए आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक हम सभी भाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए इतनी चीजों का अध्ययन किए कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं। आइए अब थोड़ा सा हिंदी भाषा के विषय में जानें। देखिए जो कॉमन बातें हर भाषाओं के लिए वो हिंदी पर भी लागू होती है। अब हिंदी भाषा के विषय में हम जानते हैं सामान्यतः हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राष्ट्रभाषा। भाई राष्ट्रभाषा क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है, इसका उल्लेख हम बाद में करेंगे। सामान्यतः हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा जो पूरे राष्ट्र या देश के संपर्क की भाषा हो, जिसमें राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त करता हो और उन राष्ट्र के समस्त लोगों के बीच भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम जो भाषा होती है उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। लेकिन संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, यानी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में जिसमें कहा गया हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक, यानी किसी भी भाषा को संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। और सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, ऐसा लोग कहते हैं। राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। यद्यपि संवैधानिक ढंग से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, स्वीकार नहीं किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। ठीक, तो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। राजभाषा क्या है? एक्चुअल में जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसी को राजभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा इत्यादि में अंतर है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और आप लोग देखते होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, हिंदी संसार में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। ठीक, अब पहले स्थान पर कौन सी भाषा है? अंग्रेजी। पहला स्थान किस भाषा का है? तो अंग्रेजी का है। इसको जानते रहिए, हो सकता है कभी पूछा जाए किसी कंपटीशन में, तो जानते रहिए सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। हिंदी का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? अंग्रेजी का। देखिए बेटा, सामान्यतः भाषा वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करने के बाद यह निर्धारित किया है कि संसार में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और उन 3000 भाषाओं में सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा का किया जाता है या किस भाषा के
अधिक जानकार लोग हैं या भाव और विचारों को किस भाषा में सर्वाधिक व्यक्त किया जाता है, तो पहले स्थान पर अंग्रेजी का नाम है और दूसरे स्थान पर हिंदी का नाम है। तो इस तरह से आप लोग इस चीज को जानते रहिए। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसके विषय में भी जान लीजिए। तो हमारे संविधान के द्वारा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कई बार यह पूछा गया है, भाषा से संबंधित है। ठीक, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वह भाषा से संबंधित है। संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितने? 22। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 22 भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। मान्यता प्रदान किया गया है। एक चीज आप जानते रहिए, अंग्रेजी का इसमें उल्लेख नहीं है। किसी एग्जाम में पूछा गया था कौन सी भाषा, निम्न में से कौन सी भाषा है जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। तो अंग्रेजी नहीं, आप जानते रहिएगा। जो 22 भाषाएं हैं वो सभी भारतीय भाषाएं हैं। आपको यद्यपि नेपाली मिलेगा, लेकिन नेपाली कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी बोली जाती है। केवल अगर देखा जाए तो एक नेपाली भाषा ही ऐसी है जो विदेशी भाषा हम कह सकते हैं। बाकी जितनी भी भाषाएं हैं वे सब हमारे देश में ही प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाएं हैं। और बाकी 22 भारतीय भाषाओं को ही संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्रदान किया गया है। मैं सबका नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसके विषय में जानते रहिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी। 4-4 के क्रम में याद करिए अगर याद करना हो। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी। ठीक, आगे देखिए। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ठीक, 4-4 के क्रम में याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम। आगे देखिए। मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया।
उड़िया। तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। आगे देखिए पंजाबी, उर्दू, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत। ठीक, आगे देखा जाए तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली। ये 22 भारतीय भाषाएं हैं जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3 4 4 4 8 हो गया, 1 2 3 4 8 4 12 हो गया, 1 2 3 4 12 4 16 हो गया, 1 2 3 4 16 4 20 हो गया, अब 20 2 22 हो गया। तो इस तरह से 22 भारतीय भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो वीडियो लंबा ना हो, छोटा रहे, इसलिए मैं आज यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल हम लोग जो है राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैं जहां तक पढ़ाया हूं, आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग अपना एक सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और बाकी चीजें हम अब जो बची हुई चीजें हैं इसका उल्लेख या इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जो चीजें आपको समझ में न आई हो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, उसे हम पुनः एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।